हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। तो मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इस घड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मैराथन क्लास, जिसमें 400 प्रश्न हम कवर करेंगे, जिसमें संपूर्ण भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ में भारतीय संविधान के एवं लोक प्रसाधन के सभी क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो मेरे मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो आपके ये बुक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बुक का सॉल्यूशन है, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस हैं और वो भी आपके अंकित भाटी सर की पुस्तक है। तो मेरे मित्रों, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे और इसके पहले भी हमने काफ़ी वीडियो डाल दी है जो जाके आप देख सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर कवर करेंगे और इसके बाद 4 वीडियो में हम पूरे यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस समाप्त कर रहे होंगे। तो चलते हैं मित्रों आगे की तरफ और देर न करते हुए इन 3 प्रैक्टिस सेट के रूप में हम तीनों एमसीक्यू को कवर करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है। तो पहला क्वेश्चन मेरे मित्रों आपके स्क्रीन पे है कि सलाल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलाल बांध परियोजना जो है मित्रों आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पे? चिनाब नदी पे स्थित है सलाल बांध परियोजना। आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो आपकी मेरे मित्रों ये जो नदियाँ हैं वो गंगा और कावेरी दोनों हैं। इस प्रकार गंगा और कावेरी आप दोनों को चूज़ करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। गंगा और कावेरी ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही जवाब हो जाएगा। तो गंगा और कावेरी आपके स्क्रीन पे होगा आंसर। तो नीचे की तरफ चलते हैं और वहाँ पे दिया होगा कि गंगा और कावेरी मतलब 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है मेरे मित्रों। नागार्जुन सागर बांध आपकी कृष्णा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों आपके स्क्रीन पे कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई तो 1953 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों भरतपुर में, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का, तो दल्ली और राजहरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जोड़ सही नहीं पूछा है? दर्रा है और स्थान दिया है, तो कौन सा जोड़ सही नहीं है? जोजिला और बुर्जी दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है। बड़ा लाचा दर्रा और शिव किला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश दे रहा है तो ये गलत है। आगे दिया है थांगला नीति और लिपुरेख दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उत्तराखंड में है। और नाथुला और जलेफसा सिक्किम में है, ये बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार आप 2 को और 3 को आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा लाचा और शिव किला कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक याद रखिएगा। तो 2 और 3 गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है, तो कितना परसेंट आता है मेरे मित्रों? 80% आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो वो है आपका अनाई मुड़ी। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला? तो आपकी है पीर पांजाल पर्वतमाला, ये सबसे लंबी पर्वतमाला है हिमालय की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां डंस कहलाती हैं मेरे मित्रों, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठारी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? तो हम दक्कन ट्रैप कहते हैं मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो वही आपका आंसर अनाई मुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर नहीं है? तो वो आपके हैं मेरे मित्रों माउंट नाग टिब्बा, ऑप्शन नंबर सी। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिकॉर्ड्स में एक नहीं है? तो रिसर्च में एक नहीं है, बाड़ासुर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आगे लिखा है, वो कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो मेरे मित्रों वो आपकी है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है आपकी माउंट केटू है। और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है मेरे मित्रों? तो वो आपकी है अनाई मुड़ी, बार बार अनाई मुड़ी आ रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोन मुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है, या किस शहर के पास है? तो तिरुवनंतपुरम के पास है मेरे मित्रों। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो मेरे मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा अराकू। कौन हो जाएगा? अराकू। आगे बढ़ते हैं, मेघालय पठार की सबसे छोटी चोटी कौन है मेरे मित्रों? तो वह है आपकी शिलांग चोटी। कौन है? शिलांग चोटी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आगे लिखा है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो वह है आपका अरावली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्रों। आगे लिखा है, केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए? तो अनामुड़ी है। कौन है? अनामुड़ी है। और अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों कि किस भारतीय पर्वतीय चोटी की सबसे ऊंचाई कम है? तो वो है आपका मुकुट पर्वत। कौन है? मुकुट पर्वत है मेरे मित्रों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंचनजंगा विश्व की तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच स्थित है, तो मतलब भारत और नेपाल के बीच स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है? तो ऊटी की ऊंचाई सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं,
उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो ये आपकी सैडल में। कहाँ? सैडल में। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों कि दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में एक भारत में कहाँ स्थित है? तो वो आपका गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डी, कच्छ गुजरात। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है? तो मेरे मित्रों 25% इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है आपका उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में मेरे मित्रों स्थित है। अगला क्वेश्चन है वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का है? तो सही जवाब हो जाएगा 21.54%। 21.54% इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो मेरे मित्रों सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दिया है क्योंकि जो नई जानकारी आई है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, अब जो नया जवाब इसका हो जाएगा, तो अभी तो यहाँ से अगर चारों ऑप्शन देखा जाए, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, तो इस हिसाब से आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो मेरे मित्रों भारत में जो सबसे ज़्यादा वन है वो है आपके, एक बार ऊपर हम लोग देख लेते हैं, ऊपर ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। जो ऊपर क्वेश्चन आपका गया है वहाँ पे जो ऑप्शंस कई सारे दिए हैं ना, तो जो ऑप्शन दिए हैं वो मतलब ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था मित्रों, लेकिन आज समय 2022 चल रहा है, इसलिए थोड़ी उसमें सुधार कर लीजिएगा। वहाँ पे ऑप्शंस सही नहीं दिए हैं, जरा ध्यान देख लीजिए क्वेश्चन को। क्या लिखा है? भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है मेरे मित्रों? तो जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा है वही तो सबसे बड़ा होंगे। तो याद इस बात को, जो सर्वाधिक लिखा है उसे आप याद रखिएगा। जो लिखा है कि वन क्षेत्र, 34 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इस सर्वाधिक के हिसाब से जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कोई वन है, तो वो आपका जो वन है वो है उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है मेरे मित्रों? तो जो सीमेंट उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है दूसरा। और दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो मेरे मित्रों तांबा अयस्क का जो सबसे बड़ा भंडार है वो है आपका राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये लोअर एग्जाम में पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक है? तो चीन है, टीन का अग्रणी उत्पादक चीन है। और अगला क्वेश्चन है कि बालाघाट का मलंग खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके महत्वपूर्ण केंद्र है मेरे मित्रों? तो वो है आपके तांबा के। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों, निम्न में कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका झरिया, झारखंड। इधर जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल और बर्नपुर, ये तीनों जो हैं ये संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा झरिया, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मेरे मित्रों जमशेदपुर को जाना जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है आपका वो है आपका जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिससे साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो सही जवाब बांग्लादेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो मेरे मित्रों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपका किन्नौर स्थित है। और 46वां क्वेश्चन है, कौन सा देश, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है मेरे मित्रों? तो श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, तो श्रीलंका को हम टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो 7 देशों से लगती हैं। भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बांग्लादेश को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की दिशा है मानसून के प्रवाह में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल? तो भूमध्य सागर, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? तो मेरे मित्रों वो दर्ज की गई मानिसराम, मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है। तो 2.5 mm से अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो उसे हम वर्षा का दिन कहते हैं। तो सही जवाब 2.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भारत की कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो मेरे मित्रों ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया है, इसका सही जवाब मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से गुजरती है मेरे मित्रों? तो गुजरात, झारखंड और मिजोरम से गुजरती है, लेकिन ये जो भारत की कर्क रेखा है भारत से असम से होकर नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 से ये बिल्कुल होकर नहीं गुजरती है, लेकिन गुजरात, झारखंड और मिजोरम से इस प्रकार 1, 2 और 4 जहाँ पे मिलेगा वो आंसर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो बिहार आपका नहीं है मेरे मित्रों। ऑप्शन नंबर सी। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है?
तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि की कुल जनसंख्या में निम्नलिखित प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम वृद्धि नागालैंड में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही, तो मेरे मित्रों वो 20.09% रही, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, आपको पता होगा, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, कौन सी 2001 से लेकर 2010 में भारत की जनसंख्या की वृद्धि 10 की वृद्धि दर रही? तो मेरे मित्रों 1 से लेकर 11 के बीच पूछ रहा है, वो भी भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, तो सही जवाब हो जाएगा 17.64%, ऑप्शन नंबर बी। आगे लिखा है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का अर्थ है, तो महाविभाजन का जो वर्ष है वो क्या है? तो वो आपका वर्ष है 1921। 2011 जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में रहता है? तो लगभग 16% जनसंख्या यूपी में रहती है, आपके प्यारे यूपी में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का परसेंट कितना है मेरे मित्रों? तो जो भारत में स्त्रियां हैं वो हैं 48.46%, लगभग 49% के आसपास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक प्रमुख प्रयास है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रयास है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कृषि के लिए इन योजना को लाई गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थित स्थिति पर ला देना, तो 2000 का लक्ष्य क्या है? तो जो 2000 का लक्ष्य है वो 2045 तक है, 2045 तक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो मेरे मित्रों कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है, माही, साबरमती, ताप्ती गिरती है। अगला है, कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है पेन्नार नदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है मेरे मित्रों? तो यमुना में आपकी कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सोन, जो है ये यमुना में नहीं मिलती है, तो सोन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन निकलती है, ये भी अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा की। और आगे लिखा है, काबली में हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की ये सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। और सबसे छोटी नदी, अगला क्वेश्चन है, तो सबसे छोटी नदी आपकी सोन है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है मेरे मित्रों? तो गंगा सबसे आपकी लंबी नदी है। वहीं भारत का रूट किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो मेरे मित्रों दामोदर को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो लूनी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती है मेरे मित्रों, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के संगम पर है? तो आपको पता होगा गंगा, यमुना, सरस्वती। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, इस नदी की कुल लंबाई 2900 मीटर है। यह तिब्बत से शुरू होती है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण जो है मेरे मित्रों सहायक उपनदी सुबस सिंगी, कामेंस, धनसिरी, तापस, तिस्ता है। तो उस नदी का नाम मेरे मित्रों ब्रह्मपुत्रा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो मेरे मित्रों अरब सागर में नर्मदा गिरती है। और अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों कि कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? तो कृष्णा नदी जो है पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे लिखा है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील है के निकट है, बताइए वो कौन सी नदियां हैं? तो वो नदियां मेरे मित्रों आपकी हैं जो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट हैं। तो वो नदियां मेरे मित्रों आपकी कौन कौन है? तो ब्रह्मपुत्रा है, वो आपकी नदियां कौन है मित्रों? याद रखिएगा, भारत की बहुत ही प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र रखती हैं? तो वह एक वृक्षनुमा अपवाद तंत्र रखती हैं मेरे मित्र, वृक्षनुमा मतलब वृक्ष के जैसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो किस जिले से निकलती है मेरे मित्रों? तो जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। केन सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? और ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो यह उड़ीसा में स्थित, यह गुजरात में यह बांध स्थित है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के निकट जिले में कल्लई के नाम से जाने वाला ग्रैंड एकिनाट बांध जो सबसे पुराने बांधों में से एक है, वह तिरुचिरापल्ली में मेरे मित्र स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, भाखड़ा बांध किस नदी पे बना हुआ है मेरे मित्रों? तो सतलज नदी पे बना हुआ है मेरे मित्रों, भाखड़ा बांध सतलज नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है मेरे मित्रों? हीराकुंड है। और कुडनकुलन परियोजना किस राज्य में? तो तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो तमिलनाडु को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है मेरे मित्र? तो श्री सैलम जो बांध है यह आपका बना है मेरे मित्रों कृष्णा नदी पे। किस पे? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे मित्रों कृष्णा को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है मेरे मित्रों? तो यह है आपकी महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, चमेरा बांध किस नदी पर बना है मेरे मित्रों? तो चमेरा जो बांध है वो आपका बना है रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बांध है। आप
ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है मेरे मित्रों? अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से ये चैप्टर खत्म होता है और अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बसंत विपुष को होता है तो वह होता है आपको 21 मार्च को होता है मेरे मित्रों। कब होता है? 21 मार्च को होता है, याद रखिएगा। ये अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी तो मेरे मित्रों 1 घंटे में जो समांतर में देशांतर दूरी होती है वह 15 डिग्री होती है। कितनी होती है? 15 डिग्री होती है। बातों को आप याद कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो मेरे मित्रों याद रखिएगा, देशांतर जो दूरी है समय अंतराल के हिसाब से वो 15 डिग्री। इस बात को भी आप याद रखिएगा। मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री की समांतर दूरी देशांतर दूरी चलती रहती है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यह समय क्षेत्र कुल संख्या जो है वो 24 है मेरे मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एशिया, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंट वाला देश है तो मेरे मित्रों दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग श्रीलंका में रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर कहाँ पे है तो वो देश का नाम है मेरे मित्रों। अच्छा वैसे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या इंडोनेशिया की ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो मेरे मित्रों वो देश है आपका नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? तो वो देश है आपका जापान है, जहाँ पे अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। यहाँ पे हर साल जनसंख्या कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है मेरे मित्रों। ठीक, तो मृत्यु दर यहाँ पे ज़्यादा है जन्म दर की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया है तो एशिया का स्थान है 6वां नंबर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न देशों में से किसमें मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है मेरे मित्रों? तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं मेरे मित्रों, ऑप्शन के हिसाब से। तो इंडोनेशिया को हम लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के निम्न देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा ही अवरोही क्रम है? घटते क्रम पूछ रहा है मेरे मित्रों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान आता है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अपना प्यारा भारत आता है, ऑप्शन नंबर बी। और फिर बांग्लादेश का नंबर आता है और बांग्लादेश के बाद आपका श्रीलंका का नंबर आता है। तो इस प्रकार अवरोही क्रम में अगर नगरीकरण की बात की जाए, अवरोही क्रम घटते क्रम में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है? तो सऊदी अरब है, जहाँ पे कोई नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डेब्यूम नदी का उद्गम किस देश में है मेरे मित्रों? तो डेब्यूम नदी जो है आपकी जर्मनी से निकलती है। कहाँ से? जर्मनी से निकलती है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है मेरे मित्रों? तो पूर्वी चीन सागर में यांगसी नदी बहती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो मेरे मित्रों कांगो नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, आप बताइएगा कर्क रेखा को कौन 2 बार काटती है? ऑप्शन आप कमेंट्स कर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने % ताजा जल उपलब्ध है? तो मेरे मित्रों 3% पृथ्वी पर ताजा जल उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है मेरे मित्रों? तो वह आपका है झील, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो मेरे मित्र मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो महासागर, सागर और खाना पानी तो होगा नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और डी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस है। तो ये एल्ब्रुस कहाँ स्थित है मेरे मित्रों? तो याद रखिएगा कि जो माउंट एल्ब्रुस है मेरे मित्रों, यह यूरोप का एक पर्वत है और यह रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम स्थित है या बिंदु है? तो सही जवाब हो जाएगा माउंट चिम्बराजो। तो आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों और अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो मेरे मित्रों 28, 88, 48 मीटर, कहीं आपको 88, 50 भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई मतलब एशिया में नहीं है मेरे मित्रों? तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा एकांगुआ पर्वत, माउंट एकांगुआ पर्वत। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन है मेरे मित्रों? विश्व की तो वो है आपकी एंडीज, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। तनामी रेगिस्तान निम्न में से किस देश में स्थित है? तो वो आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में मेरे मित्रों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो नाइजीरिया नहीं आता है मेरे मित्रों, सहारा रेगिस्तान में नाइजीरिया नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है मेरे मित्रों? तो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान पूछ रहा है तो आप लगाइएगा सहारा रेगिस्तान सबसे गर्म रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे लिखा है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है तो यह आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। और जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे मित्रों? तो उन्हें हम कहते हैं पर्णपाती वन। पर्ण जहाँ पत्ते क्या हो जाते हैं, पात मतलब पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है अधिक है? तो मेरे मित्रों वह आपका एशिया में है। आगे लिखा है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन है मेरे मित्रों? सबसे बड़े व घने पूछ रहा है तो वह वन कहाँ है मेरे मित्रों? तो वो जंगल आपके कहाँ स्थित है? तो वह आपका स्थित है मेरे मित्रों आपके ब्राजील में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों और इस सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है मेरे मित्रों। तो सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। सबसे पहले लिखा है मानसूनी वन, तो मानसूनी वन आपका कहाँ जाएगा मेरे मित्रों? देखिएगा ध्यान से। तो
मानसूनी वन है, विषुवत-रेखी वन है, भूमध्यसागरीय वन है और एक तरफ कोणधारी वन है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा तो मानसूनी बन जाएगा आपका सागौन तथा साखू में, यह मानसूनी वन है सागौन तथा साखू। वहीं विषुवत-रेखी बन जाएंगे महोगनी एवं रोडवुड। इस प्रकार आपका 3-4 एक ही में ऑप्शन दे रहा है, तो आपको आगे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे मेरे मित्रों। यूरोप में कितने देश हैं? तो 44 देश हैं, सबको पता है यूरोप महाद्वीप में 44 देश हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है मेरे मित्रों? तो जो आपकी रूस की सीमा है यह अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, सबको पता है रूस इधर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है? अच्छा, स्थिति का क्रम पूछा है मेरे मित्रों, तो आपको पता है सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका आता है, फिर तंजानिया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के बाद तंजानिया आता है, फिर नाइजीरिया आता है और अल्जीरिया बाद में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है कि कौन से देश स्लोवालिया के पड़ोसी देश है मेरे मित्रों? तो स्लोवालिया के पड़ोसी कौन है? तो वो है चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी भी है, सर्बिया नहीं है मेरे मित्रों। तो आप लगा सकते हैं 2, 3 तथा 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों, चलते हैं आगे की तरफ। तो ये 2, 3, 4 याद रखिएगा, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। आगे लिखा है कौन सा स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो फिनलैंड नहीं सम्मिलित है, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका का सिंह किसे कहते हैं मेरे मित्रों? तो अफ्रीका का सिंह जो है वो हम कहते हैं अफ्रीका का सिंह। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो अफ्रीका का जो सिंह है, तो अफ्रीका का सिंह मेरे मित्रों सूडान को कहते हैं। स से सिंह और स से सूडान आप याद रखिएगा, वो नीचे की तरफ सिंह के जैसा बना है इसलिए। आगे लिखा है मेरे मित्रों, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो जो अफगानिस्तान की सीमा है वो रूस के साथ नहीं बनती, अभी आपने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो वृक्षों की संख्या का कोई मतलब नहीं है, वहाँ की जनसंख्या जलवायु से को हम नहीं जान सकते वृक्षों की संख्या के द्वारा। आगे लिखा है अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है उसे हम 52वां समानांतर दक्षिण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, सर्दी विषुव दिन बराबर होते हैं 2019 में कब था? तो यह 23 सितंबर के दिन ऐसा हुआ था। आगे लिखा है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो पता होगा आपको 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। आगे क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय GMT के आगे या पीछे घंटों की संख्या को मापने का समय है। यह ग्रीनविच किस शहर में स्थित है मेरे मित्रों? तो यह आपकी लंदन में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कर्क रेखा गमन करती है, कहाँ से गमन करती है मेरे मित्रों? तो कर्क रेखा भारत से तो जाती है, सबको पता है, और ऊपर लिखा है ईरान, तो ईरान से तो नहीं जाती है लेकिन भारत और सऊदी अरब से यह होकर जाती है, याद रखिएगा, भारत और सऊदी अरब। आगे लिखा है एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो एक किलोमीटर को दर्शाता है, मतलब 111 किलोमीटर। आगे लिखा है कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है मेरे मित्रों? तो वह है आपका पाकिस्तान। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बहुत बढ़ गई। वर्ष कब बढ़ गई मेरे मित्रों? तो यह 2009 में ऐसा हुआ था कि नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई थी 2009 में। आगे बढ़ते हैं, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह वर्ष कौन है? कि विश्व की 70% जनसंख्या नगर में मतलब सिमट जाएगी, तो वह वर्ष है, अनुमान है 2050 तक। और आगे लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषक स्तर है, तो वह है 45 डेसिबल। प्रदूषण स्तर जो स्तर क्या है? 45 डेसिबल, यह सुरक्षित है, इतनी आवाज आदमी सुनेगा तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो होगा। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन है? तो उत्तर अमेरिका सबसे ज़्यादा नगरीकृत आपका महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? किस देश की कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है मेरे मित्रों? तो वह देश है आपका देश है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है मेरे मित्रों? तो अगर संसार में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश देखा जाए तो वह आपका सिंगापुर है, सिंगापुर। और महाद्वीप की बात करेगा तो उत्तर अमेरिका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, कौन सा देश भारत के दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, आपको पता होगा। और इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा? तो आपको पता है बांग्लादेश बनाता है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा। आगे लिखा है सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो मेरे मित्रों 760 मिलीलीटर पारा स्तंभ होता है, यह दाब होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब है। और आगे लिखा है कौन सा चक्र, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, छोटा बना लेते हैं। कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो वह है वह चक्र जल चक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन कौन है? तो पहला कथन लिखा है जल के वाष्पीकरण के बादलों का निर्माण होता है, ये बात सही है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में आती है, ये बात मेरे मित्रों गलत है, और भी तरीके से आ सकता है। गलत कथन की पहचान करना था, तो इस प्रकार ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बर्फ का पिघलना एक जल चक्र का भाग है, ये बात सत्य है। और जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी है, ये बात तो बिल्कुल सत्य, आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी गलत जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वार्षिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है मेरे मित्रों। अब आगे बढ़ेंगे हम बैंकिंग के क्वेश्चन की तरफ।
बैंक दर का अर्थ है तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है मेरे मित्रों, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर होगा। मेरे मित्रों, अगर घटाएगा आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा देगा तो मेरे मित्रों शाख जो सर्जन है वो शाख सर्जन जो मेरे मित्रों वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बातों को याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। तो पूंजीवादी इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे लिखा है 100 रुपए का नोट द्वारा 100 रुपए का नोट द्वारा हस्तांतरित होता है तो कौन हस्ताक्षर करता है। जैसा कि मित्रों आपको पता होगा, हमने बताया था कि ये जो वीडियो आपके लिए आ रही है ये वीडियो एक वीडियो में, इस वीडियो में हम 4 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को देखिएगा पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने और मित्रों के पास वीडियो शेयर करने का कष्ट भी कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मेरे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे बैठा है, दिखाई दे रहा है कि 100 रुपए का नोट द्वारा हस्तांतरित होता है। तो 100 रुपए के नोट में मेरे मित्रों आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, आपको पता होगा। और आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि 1 रुपए के नोट पे किसका होता है। तो आरबीआई गवर्नर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फेमा का पूर्ण रूप क्या है मेरे मित्रों। तो जो फेमा का पूर्ण रूप है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश की वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो मेरे मित्रों याद रखिएगा कि कौन बढ़ेगा तो निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो मेरे मित्रों वो है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ये जब बढ़ेगी तो वृद्धि अधिक होगी, संभावना अधिक होगी। यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। आगे लिखा है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका आय का आकलन करती है। अगला लिखा है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है मेरे मित्रों। तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है मेरे मित्रों वह आपका क्या है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा मेरे मित्रों तृतीयक। कौन हो जाएगा? तृतीयक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन माने जाते हैं मेरे मित्रों। तो भारत के श्वेत क्रांति के जनक हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। आगे बढ़ेंगे, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधीन उन्मुख है तो मेरे मित्रों वैश्वीकरण की और, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे लिखा है BIFR संबंधित है। तो जो BIFR है वो मेरे मित्रों आपका किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BIFR संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो आपका इसका संबंध है वो है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आगे लिखा है मेरे मित्रों, आगे लिखा है, भारत में आर्थिक नीति कब अपनाई गई। तो मेरे मित्रों भारत में आर्थिक नीति कब अपनाई गई तो 1991 में अपनाई गई। वहीं औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई तो 1991। दोनों बातें एक ही समय में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस मंच का नाम तो नाम है इसका ERAKAM रकम, ई रकम आप कह सकते हैं। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो आया था वो कब आया था मेरे मित्रों तो 1948 में आया था। आगे लिखा है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक संस्था प्लेटफॉर्म के लिए किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया तो कृषि उत्पाद बेचने के लिए ई रकम की शुरुआत की गई। वहीं भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 के सकल घरेलू उत्पाद 2019 के कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल परसेंट भाग कितना है मेरे मित्रों तो वो है आपका 15.87%। आगे बढ़ते हैं, भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्राप्त करना सही है, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण सही है, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय की विकास सुनिश्चित करना यह भी सही है, और वहीं समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना यह भी सही है। तो 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास के पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था मेरे मित्रों। तो इसका जो अध्यक्ष था वो था VK केलकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, वी केलकर सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है कि किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की। तो मेरे मित्रों पीली क्रांति जब से आई तब से तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हो गई, ऑप्शन नंबर डी। वहीं आगे लिखा है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए। तो सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब को हुआ और हरियाणा को हुआ, और वहीं अपना प्यारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी लाभ हुआ था हरित क्रांति का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो मतलब हरित क्रांति का घटक का मतलब ये है कि जो हरित क्रांति में अपना साथ देता हो। तो मेरे मित्रों इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहला लिखा है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, मतलब अच्छे बीज होने चाहिए, ये बात भी सही है, ये घटक है। अगला लिखा है सिंचाई भी होनी चाहिए मेरे मित्रों, और ग्रामीण विद्युतकरण भी होना चाहिए, और ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इस प्रकार आपके आंसर हो जाएगा चारों सही। आगे लिखा है मेरे मित्रों कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस ने अपनाया गया। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। तो वो था आपका जोसेफ स्टालिन, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है, वर्तमान में पूछ रहा है मेरे मित्रों। तो वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है। क्वेश्चन वन रक्षक 2015 में पूछा गया था, इसलिए 12वीं सही जवाब हो जाएगा। वहीं भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो वह है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना, यही उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। वहीं मिश्रित अर्थ व्यवसाय से तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यही इसका
आगे बढ़ेंगे, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मेरे मित्रों? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रमुख लक्षण है। वहीं आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ। तो आयात और निर्यात का जो बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे मित्रों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है भारत का बैंक है और इसकी स्थापना मेरे मित्रों 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो एक बैंक के रूप में वह वित्त कौन माइक्रो वित्त कंपनी थी? तो बंधन बैंक की कंपनी थी जो बाद में जाके बैंक बन गई। अगला क्वेश्चन है, ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। मतलब वो कौन ऐसा राज्य जहाँ ग्रामीण का कोई बैंक ही नहीं है मेरे मित्रों? बताइए, अभी भी पिछड़े इलाके हमारे देश में पड़े हुए हैं, तो वो आपका मेरे मित्रों राज्य है जहाँ पे कोई ग्रामीण बैंक नहीं है, तो वो है आपका सिक्किम। याद रखिएगा, लोअर द्वितीय में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे लिखा है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था, तो जब दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ, तो वाणिज्यिक बैंकों का जो दूसरी बार हुआ उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखा है, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो मेरे मित्रों उस समय गवर्नर कौन थे? तो वो थे रघुराम राजन दी। आगे बढ़ते हैं, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। तो वो कितने बैंक, मतलब 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए। आगे लिखा है, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? तो मेरे मित्रों वो अधिनियम कौन सा है? तो वो कौन सा अधिनियम है, किस अधिनियम के तहत ऐसा होता है? तो RBI अधिनियम की धारा 7 के तहत ऐसा होता है। स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, RBI की स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था मेरे मित्रों? तो तब इसका जो RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, तो उस समय इसका जो केंद्रीय कार्यालय था वह आपका कहाँ था? यही क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो बताइए, उस समय जो इसका केंद्रीय कार्यालय था वो कहाँ था? कनिष्ठ सहायक 2019 में क्वेश्चन में ये पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। तो मेरे मित्रों याद रखिएगा कि उस समय केंद्रीय कार्यालय का जो मुख्यालय था कोलकाता में था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों आपकी स्क्रीन पे, एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मेरे मित्रों बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। यही बात बिल्कुल सही कथन है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो मेरे मित्रों फेडरल जो बैंक है यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो मेरे मित्रों वो थे MA स्वामीनाथन। आगे बढ़ जाते हैं मेरे मित्रों, कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे मित्र? तो सुमेलित नहीं है, सुनारी दिया है उद्यान से संबंधित है, और कौन सा सुमेलित नहीं है? और नीली दिया है कुक्कुट पालन से, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। श्वेत दूध से सही है, हरित कृषि से सही है, लेकिन नीली जो है ये कुक्कुट से, ये गलत दिया है। आगे लिखा है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। तो गेहूं के उत्पादन में किया गया था मेरे मित्र, गेहूं के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का निम्न में से किससे संबंध? तो ऑपरेशन फ्लड दूध की आपूर्ति से संबंध रखता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो वह की गई मेरे मित्रों आपके भारत का वो बैंक था, नाम था ICICI बैंक। अगला लिखा है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो सबसे बड़ा जो बैंक है अभी फिलहाल में, तो वो तो आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो मेरे मित्रों भारतीय स्टेट बैंक उसे नाम दिया गया, तब से उसे भारतीय स्टेट बैंक कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? तो मेरे मित्रों वो वाणिज्यिक बैंक को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य जो है 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को USS तक बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? तो वह आपका बढ़ाना है ऑप्शन नंबर, मेरे मित्रों ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा इसका। केन सुपरवाइजर में क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो ये लक्ष्य है भारत का, वो है 60 बिलियन से अधिक करना है बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी 60 को लगाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। और इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो मेरे मित्रों भंडारण की सुविधा कमी है दोष है, परिवहन की कमी है दोष है, लेकिन अनुकूल मंडी यह दोष नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो जो भारत के कृषि निगम है यह इसमें शामिल नहीं है, वरना भारत का कपास निगम, खाद्य निगम और लागत और किस्मों का उद्योग जो वो शामिल है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। वहीं भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो 14 जनवरी 1965 को हुई थी। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, तो वह राज्य सरकार लगाती है। भारत में जो कृषि पर कर लगाई जाती है वो राज्य सरकार लगाती है, याद रखिएगा। आगे लिखा है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ? तो अप्रैल 2014 से यह प्रभावी हुआ। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है मेरे मित्र? तो राष्ट्रीय जो कृषि बाजार है वह आपका क्या है? तो जो राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे हम NAM के नाम से जानते हैं वो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के
को क्या कहा जाता है मेरे मित्रों? तो इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा भारत की जो सरकार है उसे हम एग्री उड़ान कहते हैं। इस एग्री उड़ान के तहत भारत के उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों के स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो वह पूरा में है। कहाँ है? पूरा में। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है मेरे मित्रों? तो वह है आपका आवास और शहरी मामलों के अधीन है। आगे बढ़ते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या कौन है? तो लिखा है कि श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कर रहे हैं, तो यही उसे कम काम कर रहे हैं, यही सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? तो वह 2017 और 18 के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तो वह क्या प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया? तो सभी किसानों को 6,000 वार्षिक रुपए दिया गया। आगे लिखा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में शुरुआत 1 जुलाई को कब किया गया? तो 2017 में किया गया। आगे लिखा है मेरे मित्र वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया? तो जो इसके घटक है मेरे मित्रों, जो जीएसटी के घटक हैं वो कितने घटकों में से विभाजित किया गया? तो याद रखिएगा कनिष्ठ सहायक 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे मित्रों। तो इसे वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है इसे 4 घटकों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। एक है जीएसटी, एक है मेरे मित्रों पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है टीजीएसटी। तीसरा कौन है? टीजीएसटी है। और चौथा है मेरे मित्रों आईजीएसटी। कौन है? ये चौथा है आईजीएसटी। तो ये 4 आपके जीएसटी हैं मित्रों। यही वस्तु एवं सेवा कर के प्रमुख 4 घटक हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी ये सेंट्रल का होता है, फिर है एसजीएसटी, फिर है यूजीएसटी मेरे मित्रों, ये यूनियन टेरिटरी के लिए है, और एक आईजीएसटी है इंटरनेशनल जीएसटी के लिए है, और एसजीएसटी आपका स्टेट जीएसटी है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे मित्रों आगे बढ़ जाइए और प्यार से पढ़ते रहिए। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो वह है आपका 28%। ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखा है ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखा है भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? किस राज्य में? तो वो असम में की गई थी मेरे मित्रों। ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किया? तो अमित मित्रा को किया था। अमित मित्रा को 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इनके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। तो मेरे मित्रों किसको संबंधित किया? तो वो संबंधित मेरे किसको किया था? औद्योगिकरण को किया था, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो औद्योगिक को लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे औद्योगिकरण के लिए। और भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जीवी रामकृष्ण जी हैं। आगे बढ़ते हैं भारत में। अब आपके क्वेश्चंस आएंगे संविधान से। तो पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। कहाँ शामिल है? राज्य सूची में। ये सारे क्वेश्चंस मेरे मित्र अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके संविधान से आएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इनके अंतर्गत रखी गई है या रची गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत रखी गई है, जो किसमें आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 50 के मध्य हैं। तो 51 के मध्य हैं, याद रखिएगा। आगे लिखा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? मतलब अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बताया गया है। तो वो बताया गया है आपका अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मित्र हो जाएगा। तो 29 को लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे प्यारे मित्रों। आगे लिखा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है मेरे मित्रों? तो राज्य सूची में दंड प्रक्रिया संहिता सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मेरे मित्रों अर्धसंघीय संरचना है, शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान भी है, लेकिन प्रतिबद्ध न्याय तंत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो वह करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो वह आपका अनुच्छेद 40 है, याद रखिएगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय मतलब 3 नाम होंगे, याद रखिएगा। तो बलवंत राय मेहता 3 नाम है, कमेटी को छोड़ के 3 नाम याद रखिएगा। तो बलवंत राय मेहता 3 नाम है। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत का विचार किया था। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें आता है? मौलिक अधिकार में आता है, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 32 में स्थित है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। वर्ग 1 को वर्ग 2 से मैच करना है, याद रखिएगा। तो पहला लिखा है मेरे मित्रों, ध्यान से देख लीजिएगा। छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि सभी चीज़ें एक बार में दिखाई दें, ऑप्शन भी दिखाई दें। थोड़ा आपको दिखने में हो सके तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्षमा चाहेंगे इसके लिए। चलिए, पहला लिखा है मेरे मित्रों प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? तो सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न जो वर्ग 1 में लिखा है, वर्ग 2 से इसको मैच करना है मेरे मित्रों। तो प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा लोगों के बाह्य एवं आंतरिक मामलों के निर्णय के लिए। तो आपका बी पहले में मिल रहा है ना, तो इस प्रकार एक ही ऑप्शन मिला, तो आप सी वाला ऑप्शन लगा सकती हैं। आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो प्रस्तावना को आत्मा माना गया है।
ऑप्शन नंबर सी। वहीं लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो मेरे मित्रों, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। वहीं आगे लिखा है कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया मेरे मित्रों? तो संविधान के बाद में जोड़ा गया मेरे मित्रों वह था आपका मुफ्त कानूनी सलाह। ऑप्शन नंबर सी, कि आप कानून से मुफ्त में सलाह ले सकते हैं। आगे लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? समान कार्य कोई करेगा, समान वेतन मिलना चाहिए, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग माना गया है मेरे मित्रों। आगे लिखा है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श इनमें किसमें प्रतिष्ठापित है? तो मेरे मित्रों, यह कल्याणकारी जो राज्य है यह आपका किसमें है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी में। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो एम.एन. राव ने किया था। 1935 में संविधान सभा के लिए इन्होंने एक सुझाव दिया था, एम.एन. राय जी ने। आगे लिखा है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं? तो वो हैं आपके एच.सी. बनर्जी जी। कौन है? एच.सी. बनर्जी सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है मित्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया मेरे मित्रों? तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी, ये देखिए 1950 में यह लागू किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो महिला सदस्य जो थी वो थी 15। कितनी थी? 15, याद रखिएगा, 15 महिला सदस्य थी। आगे लिखा है संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य सबको पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। वहीं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो वो थे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। आगे लिखा है 25वां क्वेश्चन राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व स्वीकारती है। यह किसका कथन है मेरे मित्रों? तो ये कथन कहा था बी.आर. अंबेडकर जी ने। आगे लिखा है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता? तो विचार और अभिव्यक्ति की समानता का वचन देती है मेरे मित्रों, विचार और अभिव्यक्ति की। आगे लिखा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी को लागू हुआ, याद रखिएगा। आगे लिखा है 1946 की अंतरिम सरकार ने कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन है? तो मेरे मित्रों 1946 की जो अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो जो आपका भारतीय संविधान में कितने शब्दों का बना है? तो मेरे मित्रों भारतीय संविधान 1,17,369 शब्दों से बना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चीज़ों को याद रखिएगा, 1,17,369 शब्दों से भारतीय संविधान बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए आपके वीडियो आ रही है, इस वीडियो में इसके पहले भी कई सारे वीडियो जा चुके हैं, तो आप जाके चैनल पे लिंक पे जाके आप चैनल के सब लिंक हम डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वीडियोस को देखिए। देखिए हमने 800 करंट अफेयर डाले हैं, उस 800 करंट अफेयर को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उस 800 करंट अफेयर से आपके सभी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में फंसेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा आपसे बातें नहीं करते हैं, समय कम है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका आपके स्क्रीन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। भारत का संविधान लिखा गया था, तो भारत का संविधान कितने दिन में लिखा गया था मेरे मित्रों? लिखा है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, बिल्कुल सही। ये लिखा गया था 2 साल 11 माह 18 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा मित्र। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्लिक करेंगे, 2 साल 11 माह 18 दिन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को माना गया है, तो भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय एवं भावना में एकात्मक माना गया है। आगे क्वेश्चन लिखा है मेरे मित्रों निम्न में से कौन सा संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह लिखित संविधान है, सही बात है। यह अनुमेय है, मतलब यह भी सही है कि इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन लिखा इसे राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि हम राज्य के राज्यपाल से हम परामर्श लेकर ही संशोधित करेंगे, और यह एकल है, ये बात भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? तो पंचायती राज्य व्यवस्था जो थी ये सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो यह आपकी लागू हुई थी, ये भारत के 2 राज्य कौन थे? तो एक था मेरे मित्रों राजस्थान और दूसरा था आपका आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करके सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में गांधी जयंती के दिन पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है मेरे मित्र? तो किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो वो पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है मेरे मित्र? तो नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं पूछ रहा है, तो इस प्रकार आप नागालैंड को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति ने किया था मेरे मित्रों? तो बलवंत राय मेहता। हमने बताया था बलवंत राय मेहता, 3 नाम से, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय। अगला लिखा क्वेश्चन त्रिस्तरीय पंचायत समिति की अनुशंसा किसने की? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो बलवंत राय मेहता लगाएंगे, 3 अक्षर वाला। आगे लिखा है किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है? तो मेरे मित्रों 2/3, मतलब अगर 3
300 लोग हैं तो 200 लोगों का मत चाहिए। आगे लिखा है निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था कौन नहीं है मेरे मित्रों? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। तो मेरे मित्रों बताइए क्या जवाब हो जाएगा? आप लोग कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम सहकारी संस्था नहीं है, पंचायती राज की संस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी हुआ कब हुआ? तो 24 अप्रैल को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, किस समिति के कार्य के पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो मेरे मित्रों बलवंत राय मेहता समिति ने यह मंच स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो वो ये बात आपकी रजनी कोठारी जी ने कहा था। आगे लिखा है किसने भारत में कलेक्टर पद का सृजन किया? तो वह आपका वारेन हेस्टिंग्स था, जिसने कलेक्टर पद का सृजन किया, उसने ही डीएम को बनाया, जिला कलेक्टर जिसे हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मतलब जिला शब्द की बात कब आती है? आगे लिखा है मेरे मित्रों कि मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मेरे मित्रों जो जिला शब्द का उल्लेख है ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कोई नहीं सही जवाब है, क्योंकि जो 233 में आपका उच्च न्यायालय की बात की गई है, इसलिए आप जवाब लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो मेरे मित्रों ग्राम सभा के सदस्य कौन है पंचायती राज व्यवस्था के तहत बताना है। तो गांव के सभी सदस्य हैं कि गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, कि पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क हैं, तो यही जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो मेरे मित्रों वो है आपकी फातिमा बीबी जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फातिमा बीबी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? तो वो ली थी एन.वी. रमन ने। लेकिन मेरे मित्रों ये क्वेश्चंस अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2016 में पूछा गया है। अब नए क्वेश्चंस आपके लिए करंट अफेयर के लिए आएंगे, तो अब आप इस क्वेश्चंस को, इस समय 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश चल रहे हैं, तो आप याद रखिएगा 49 नंबर के कौन है, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नवसृजित उच्च न्यायालय कौन है मेरे मित्रों? मतलब नए उच्च न्यायालय कौन बने हैं? तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये आपके उच्च न्यायालय बने हैं। आपकी स्क्रीन पे कि विश्व की विशालतम न्यायालयिक प्राधिकरण कौन है? तो मेरे मित्रों ये आपकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पटवारियों ने के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो पटवारियों का काम जो देखता है वो तहसीलदार छानबीन करता है कि हाँ आपने काम सही तरीके से किया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, भू अभिलेखन या रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं कि रख रखाव के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो मेरे मित्रों जिम्मेदार कौन होगा? तो पटवारी होगा या पटवारी होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे लिखा है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है? तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे लिखा है, जिला प्रशासन का मुखिया आपको पता है डीएम होता है, और जिलाधिकारी होता है तो वही भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, जिसे हम आईएएस के नाम से भी जानते हैं, डीएम भी कह सकते हैं। आगे लिखा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? तो केंद्र को की गई। वहीं अमेरिका की राजनीतिक संस्था, भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषता समान है? तो मेरे मित्रों केवल एक ही विशेषता समान है, ए वाला, केवल 3। देख लीजिए क्वेश्चन को, लिखा है कि भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषता समान है? तो मेरे मित्रों राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, केवल 1 नंबर सही जवाब हो जाएगा, मतलब केवल ए वाला लगा देंगे सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी थी मेरे मित्रों? तो वह संस्था कौन थी? पंचायत संस्था थी। और आगे लिखा है, ग्राम पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? तो पंचायत समिति होती है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष में? तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। वहीं लिखा है आगे कि 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने परसेंट की आरक्षण दी? तो वो दी 50% की आरक्षण की मंजूरी दी। कौन सा भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? तो नगर परिषद नहीं है। वहीं वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? तो 20वीं सालगिरह मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है मेरे मित्रों, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो वो आरक्षण है पंचायती राज निकायों में आरक्षण उपलब्ध है। और जिलाधिकारी जिले के शासन चलाता है, तो कौन चलाता है? तो जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से चलाता है। आगे लिखा है, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है? तो मेरे मित्रों क्या क्या शामिल है याद रखिएगा, तो उपयुक्त सभी शामिल होंगे। वहीं लिखा है, याद देख लीजिएगा, जिले में शांति बनाता है, भूमि जैसे भूमि माफ खसरा खतौनी का रख रखाव करता है, नागरिकों को सुविधा एवं विकास के अवसर की समान अवसर देता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएंगे। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है मेरे मित्रों? तो वह करता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला लिखा है कि जिले में परिवार कल्याण में कार्य करवाता है, तो वह कौन करवाता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिवार कल्याण का कार्य कराता है। वहीं जिले में
जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है। और जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है मेरे मित्रों? तो जिला न्यायालय का प्रमुख आपका जिला न्यायाधीश होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो कलेक्टर का जो पद था 1972 में सृजित किया गया था, 1972 में। वहीं जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य करता है तो कौन करता है? जिलाधिकारी करता है मेरे मित्र। बी वाला सही हो जाएगा। आगे लिखा है क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? तो क्या जो भारत के संविधान के अंतर्गत बातें हैं तो भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण से शक्ति ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते मेरे मित्र, केवल देश ले सकता है। आगे लिखा है सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेरे मित्रों केंद्र और राज्य में संबंध बनाना ही सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अपर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामलों को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो कौन देता है? उत्प्रेषण देता है। वहीं अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो? तो 10 वर्ष तक वो कम से कम वकील रहा होना चाहिए उच्च न्यायालय या कहीं भी ऐसी अदालत में। आगे लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए जिला जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों का सेवा आवश्यक है? तो 5 वर्षों का आपको जज बना होना चाहिए। आगे लिखा है राजमन्नार समिति का सुझाव था। तो राजमन्नार समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो मेरे मित्रों वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो, यह तो कारण है और कथन है। और कारण क्या है कि राज्यों के वित्तीय स्वामित्व मिल सके, दोनों सत्य है। तो ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा। आगे लिखा है भारत में केंद्र राज्य संबंध किस निर्भर करते हैं? तो केंद्र और राज्य का जो संबंध किस पे निर्भर करता है मेरे मित्र? तो ये निर्भर किस पे करता है? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर। तो आगे लिखा है न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के समन्वय यंत्र विन्यास पे। तो चारों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है मेरे मित्रों। तो संशोधन जो विधेयक है यह कब पारित होता है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत होता है। तो याद रखिएगा। आगे लिखा है निम्न में कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो मेरे मित्रों वह उत्तरदायी कौन है? तो वह है आपका राज्य के शक्तियों का नेतृत्व का अभाव होना, दृढ़ दलीय अनुशासन होना, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता होना और क्षेत्रीय दलों का उदय होना। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही जवाब हो जाएंगे। वहीं आगे लिखा है कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? तो वह कौन सा कर है मेरे मित्रों? तो वह कर कौन सा है मेरे मित्रों? वह कर है कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी कर पर ऐसा होता है। पहले केंद्र भी लेता है और राज्य भी लेता है। आगे लिखा है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। तो अधिकतर कहाँ किया जाता है मेरे मित्रों? तो यह भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार किया गया है। आगे लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है मेरे मित्रों? तो वह आपका भाग कौन है मेरे मित्रों? जो आपका अध्याय संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में बताता है तो वह है भाग 11 अध्याय 1। कौन सा भारत में संघ संबंध में संबंधित नहीं है? मतलब संघ और राज्य संबंध में कौन नहीं है? तो सरकारी अभी देखा था आपने है, और राजमन्नार भी है, पुंछी भी है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति यह इससे संबंध राज्य और संघ से संबंध नहीं रखता है। आगे लिखा है सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसके समीक्षा के लिए? तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध बनाने के लिए। तो चलते हैं मित्र आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सरकारिया आयोग की संस्थितियों में सम्मिलित नहीं है मेरे मित्र? तो सक्रिय राजनीति का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए राज्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। आगे लिखा है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्र को सदन के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आगे लिखा संघीय व्यवस्था की किस संस्था को संविधान का संतुलन कच्च कहते हैं माना गया है? तो न्यायपालिका को माना गया है। आगे बढ़ते हैं मित्र कौन सा एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो मेरे मित्रों वह है एकल कार्यपालिका। आगे बढ़ते हैं निम्न में से किस संघात्मक राज्य के इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं है मेरे मित्र? तो भारत सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये किसने कहा था? तो ये केसी वियर ने कहा था। वहीं भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था, तो कारण क्या था मेरे मित्र? वह था इस देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया था, यही इसका रीजन था। आगे बढ़ते हैं भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर नहीं थे। क्या अंतर नहीं थे मेरे मित्र? तो वह है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। आगे लिखा है एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, इसका जो सही जवाब होगा वो बताइए क्या होगा? तो एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि कूट दिए गए हैं। तो पहला लिखा है संघ और राज्यों के बीच संबंध सही है, राज्यों के मध्य संबंध सही है, समन्वय के लिए संबंध सही है, और मेरे मित्रों समन्वय के लिए तंत्र भी सही है, और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र ये भी सही है। इस प्रकार कूट 1, 2, 3, 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है मेरे मित्र? तो वो संविधान के द्वारा होता है। और लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? लोकसभा में गुजरात राज्य में कितनी सीटें हैं मेरे मित्रों? लोकसभा चुनाव में तो
26 सीटें हैं गुजरात में, याद रखिएगा 26 सीटें आवंटित हैं। भारतीय संसद के मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 90 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कितने सांसद? कम से कम 90 सांसद होने चाहिए। आगे लिखा है कि किस दिन उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक राज्य अस्तित्व में आया? तो मेरे मित्रों वह सन 2000 में आया था, लेकिन डेट है आपकी 9 नवंबर, याद रखिएगा 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश को काटा गया और आपका एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया मेरे मित्र। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आगे लिखा है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश बना था 1956 में, यह भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था 1956 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो यह मिला था आपका 1972 में। और भारतीय और अमेरिका संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो वह है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटारा करता है। तो विवाद कौन निपटारा करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, यही एक समानता पाई जाती है। आगे लिखा है भारत में निम्न में कौन सा रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? तो मेरे मित्रों राजमन्नार भी है, सहकारिया भी है, आनंदपुर भी है। इसका मतलब याद रखिएगा 1, 2, 3 तीनों हैं और ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट नहीं है। तो 1, 2, 3 सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस समितियों आयोग ने केंद्र राज्य सरकार के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की? तो वह मेरे मित्रों किसने की थी? तो याद रखिएगा समिति केंद्र राजमन्नार ने भी किया था, सहकारिया ने भी किया था और राजमन्नार समिति ने किया था। तो 1 और 2 सही जवाब हो जाएगा। राज्य और केंद्र के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। आगे लिखा है आगे लिखा है मेरे मित्र कौन सा सही है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही बात। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सही बात। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये बात भी सही है मेरे मित्रों। तो ये सब ऊपर सभी जो हैं ये सभी बातें सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो संघीय व्यवस्था मेरे मित्रों भारत में किससे ली गई? तो वो ली गई आपके कनाडा से ली गई। अगला क्वेश्चन लिखा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो मेरे मित्रों पहला जो लिखा आपका है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, यह बात तो बिल्कुल सत्य है। और रीजन लिखा है कि यह शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, यह बात भी सही है। लेकिन मेरे मित्रों एक बात आपको बता दें, दोनों बातें सही है, लेकिन जो आर है वह ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार आपका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ए तथा आर दोनों सही तो हैं, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। और लिखा है कि कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो मेरे मित्रों भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग भी है, पृथक राज्य की मांग भी है और पूर्ण राज्य की मांग। इस प्रकार उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएंगे। आगे लिखा है कि सहकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। और केंद्र राज्य और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो किससे होता है? भारतीय संविधान से होता है। वहीं केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया तो किसमें किया गया मेरे मित्रों? 7वीं अनुसूची में किया गया। और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो वह करते हैं अनुच्छेद 245 और 246। अगला क्वेश्चन है संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो कहां से परिवर्तन? तो संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। आगे लिखा है संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है मेरे मित्र? तो केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध ही इसके आधार हैं। और अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, ए व बी दोनों सत्य हैं। आगे लिखा है कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एकहरी नागरिकता यह लक्षण नहीं है। इसके अलावा लक्षण नहीं पूछा है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा लक्षण है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान लक्षण है, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका भी लक्षण है, लेकिन एकहरी नागरिकता ये लक्षण नहीं है। यहाँ पे आप दोहरी नागरिकता भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, यही लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? तो वो B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। आगे लिखा है आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था के इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में क्या है? तो भारत में मेरे मित्र क्या है? तो भारत में जो है मेरे मित्रों एकहरी नागरिकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद बल देता है, किस पे बल देता है? तो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला लिखा है कि शून्य काल का अर्थ क्या है? तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए उसे शून्य काल कहते हैं। और लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो 1। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो 543 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या या ताकत है? तो 552 है मेरे मित्र। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो 131। वहीं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए? तो 5 साल के लिए। और लोकसभा के पहले स्पीकर तो GB मालवंकर अयंगर जी। वहीं निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो डॉक्टर बलराम जाखड़ जी। वहीं अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय
संसदीय क्षेत्र है मेरे मित्रों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र? तो 80 हो जाएंगे। यथा 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बिल्कुल अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे सही जवाब प्रकाश जावड़ेकर होगा, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आगे लिखा है कि कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो मेरे मित्रों राज्यसभा की शक्तियों में से एक कौन सी चीज है इसमें से? तो यह है, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों के संशोधन का सुझाव देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्र। आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो यह की गई सन 1952 में 13 मई। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? तो 25 साल निर्धारित की गई है। वहीं आपको वोट देने वाला बनना है तो 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, और जो 30 वर्ष दिया है यह आपके राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें आपके राष्ट्रपति थे। कौन से? 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और आगे लिखा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है, इसे क्षमादान कहा जाता है मेरे मित्र। बढ़ते हैं आगे की तरफ। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अब आपको पता होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। आगे लिखा है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष? तो 5 वर्ष के लिए होता है। आगे लिखा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य जो हैं, जिनका जो लिखा है यहाँ पे कि जो चुनाव होता है वह गुप्त मत के द्वारा किसका होता है? तो केवल 1 और 2 का होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह गुप्त मत के द्वारा होता है मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे। और आगे लिखा है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए? तो वे थे आपके वीवी गिरी जी, याद रखिएगा। तो वीवी गिरी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। लिखा है क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा की विशेष व्यक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्यसभा में सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो 249 अनुच्छेद सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद किसके तहत प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? तो मेरे मित्रों वह है अनुच्छेद आपका 108। अनुच्छेद 108 संविधान के लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति पे स्पीकर अपना वोट देता है और जिताता है। और आगे लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को एक भाषण दिया था। वह कहाँ से दिया था? तो वो दिया था संसद से दिया था, और संविधान सभा के संसद से भाषण दिया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों कि भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नहीं है मेरे मित्रों? तो जाकिर हुसैन जी नहीं है, बीबी जट्टी और हिदायतुल्लाह और गिरी जी हैं। वहीं भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है मेरे मित्र? तो ये शक्ति आपकी होती है भारत के राष्ट्रपति जी के पास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को किया जाता है। एवं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो पहले 10 किए गए, लेकिन अब तो 11 हो चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे लिखा है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं मेरे मित्र? तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर डी को लगा देंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में निम्न किसके द्वारा जोड़ा गया मेरे मित्रों? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। एक मिनट, ये गलती से 44वां लग गया है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा आपका यह 1978 में आया था, और इसके तहत आपका वही तो याद रखिएगा मित्रों, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, और 51वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 51A को। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य? फिर से वही क्वेश्चन, 11 मूल कर्तव्य। और आगे है, कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो वो आपकी समिति कौन थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। वहीं अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि किस एक संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति फिर से सही जवाब। और भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो लोग आगे लिखा है, कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यह नीति निर्देशक तत्व नहीं है मेरे मित्र, लेकिन मद्य निषेध, गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षक यह नीति निर्देशक के तत्व हैं। आगे लिखा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का पर प्रतिबंध लगाता है? तो मेरे मित्रों वो है आपका 23वां अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विविध समता यानी समानता से संबंधित है? तो मेरे मित्रों वो है 14वां अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है मेरे मित्र? तो वह आपका करता है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आगे लिखा है, कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, यही आपका संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। वहीं आगे क्वेश्चन में लिखा है कि मौलिक अधिकारी को लागू करने के लिए संविधान में किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो मेरे मित्रों ये सौंपा है आपका उच्चतम न्यायालय को। आगे लिखा है, कौन सा कार्य संसद का नहीं है? तो ये जो कार्य है, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है मेरे मित्र। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों
की परिषद जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ मेरे मित्र। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। आगे लिखा है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम सीमा तो 25 साल होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा से अधिक हो सकती है। आगे लिखा है मेरे मित्र, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। और अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन निर्विरोध चुना गया? तो संजीव रेड्डी जी। आगे लिखा है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से पहले हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति जी के पास है। वहीं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो 66 के तहत होता है मेरे मित्रों, अनुच्छेद 66 के तहत। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। वहीं अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, फिर से क्वेश्चन वही 12, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्य सभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/2। आगे लिखा है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 साल, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं 25 साल जो है आपका लोकसभा के लिए है, और याद रखिएगा। आगे लिखा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आपकी। और अंतिम प्रश्न है कि मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। तो मेरे मित्रों, आज की वीडियो में हमने जैसे देखा हमने संपूर्ण भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान, लोक प्रशासन के सभी क्वेश्चन को हमने कवर किया। तो मेरे मित्रों, ऐसे ही आज की इस वीडियो में हमने 400 प्रश्न को कवर किया, और इसके बाद ऐसे ही 3 वीडियो का मैराथन क्लास एक दिन हम फिर से लेकर आएंगे, उसमें भी 400 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलता रहे। तो हवन सीरीज को देखना ना भूलें। और मेरे मित्र, इसके पहले भी हम 2 वीडियो करेंट्स अफेयर की डाल चुके हैं मैराथन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो याद रखिए, करेंट्स अफेयर आपके 10 नंबर के आएंगे, इसलिए आपको वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद हम आगे की वीडियो सामान्य विज्ञान की भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे अगली वीडियो में मेरे मित्र। तब तक के लिए इस वीडियो को आप तैयार कर लीजिए। 1-2 दिन के अंदर में इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप देखना है डबल स्पीड पे करके देख सकते हैं, ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएं। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।